रात के 2:30 बज रहे हैं, एक खाली जिम है और वहां सिर्फ लोहे की भारी मशीनों के टकराने की आवाज गूंज रही है। ये काफी इंटेंस माहौल है ये। बिल्कुल। और वहां एक युवक पसीने से लथपथ है, उसकी नसें एकदम फटने को है, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और बाहर से देखने पर तो कोई भी यही कहेगा कि ये किसी बेहद फोकस्ड और अनुशासित इंसान की निशानी है। एग्जैक्टली, यही तो कैच है। लेकिन क्या हो अगर ये अनुशासन असल में खुद को दी जाने वाली एक खौफनाक सजा हो? एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हम कुछ ऐसा ही खंगालने वाले हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। होना भी चाहिए, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा है। राइट। तो हमारे पास मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर्स हैं और क्लिनिकल नोट्स का एक पूरा स्टैक है। इन्हीं में से हमने एक केस स्टडी चुनी है। कबीर की केस स्टडी है ना? हाँ, कबीर नाम के एक युवक की। इस केस स्टडी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान के दिमाग में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी जो रक्षा तंत्र है, वो किस तरह काम करता है। और वो कभी कभी कितना खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब अक्सर हम रेसिंग कार्स को देखते हैं, बाहर से उनका एरोडायनामिक डिजाइन और तेज रफ्तार बहुत शानदार लगती है। हाँ, एकदम परफेक्ट दिखती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उसी कार का इंजन बिना किसी ब्रेक के लगातार अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहा हो। बाहर से वो हवा से बातें कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। और वो किसी भी पल जलकर राख हो सकता है। एग्जैक्टली। इस रूपक को अगर हम इंसानी मनोविज्ञान पर लागू करें तो ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि मशीनों का धुआं तो बाहर दिख जाता है, लेकिन इंसानी दिमाग का धुआं नहीं दिखता। सही कहा। इंसानी दिमाग की टूट-फूट बहुत खामोशी से होती है। कबीर की एक केस स्टडी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सुन कर लेता है, तो शरीर भले ही लोहे का बन जाए, लेकिन अंदर का वो खालीपन एक भयानक रूप ले लेता है। और यही बात इस केस स्टडी को इतना डरावना और साथ ही दिलचस्पी बनाती है। तो चलिए उन क्लिनिकल नोट्स में दर्ज उस रात के दृश्य पर वापस चलते हैं। 2:30 बजे रात वाले जिम के दृश्य पर। हाँ, कबीर 2:30 बजे रात को जो वर्कआउट कर रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। नोट्स में लिखा है कि उसका ट्रेनर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बाकायदा बारबेल को पकड़कर कहता है, बस करो कबीर। मतलब ट्रेनर को भी समझ आ रहा था कि कुछ गलत है। बिल्कुल। लेकिन जब कबीर ट्रेनर की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा या थकान नहीं है, वहां कुछ और ही है। कुछ बहुत ही डार्क। हाँ, एक बहुत ही गहरा, ठंडा और डरावना भाव। वो सिर्फ वजन नहीं उठा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग में है। यहाँ हम जिस मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात कर रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। जब शरीर अत्यधिक तनाव और शारीरिक पीड़ा से गुजरता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक अलग ही सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था? एक तरह से हाँ। कबीर असल में अपने दिमाग को हैक कर रहा था। होता क्या है कि जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा भारी वजन उठाते हैं तो दिमाग के पास पुरानी यादों या भावनात्मक दर्द को प्रोसेस करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। ओह, तो सारा फोकस बस उस वजन पर आ जाता है। एग्जैक्टली। सारा फोकस बस मांसपेशियों को फटने से रोकने पर आ जाता है। कबीर ने शारीरिक थकावट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने मानसिक शोर को शांत कर सके। तो ये दर्द से बचने का एक तरीका था? हाँ, ये एक तरह का चरम रक्षा तंत्र या एक्सट्रीम डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। बताइए। अगर हम आज के इस हसल कल्चर की बात करें, जो ग्राइंड माइंडसेट है, तो इस तरह के व्यवहार को तो बहुत सराहा जाता है। दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि दर्द को नजरअंदाज करो, खुद को पुश करो। हाँ, ये बहुत कॉमन नैरेटिव है आजकल। राइट। आधुनिक दुनिया में तो इसे मेंटल टफनेस कहा जाता है। अगर उसने अपने दिमाग को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया है कि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता, तो फिर ये बुरी बात कैसे हुई? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां विकास और विनाश के बीच की रेखा एकदम धुंधली हो जाती है। मतलब लाइन क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, मेंटल टफनेस का मतलब है किसी मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता। लेकिन कबीर का लक्ष्य कुछ पाना नहीं था। तो उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कुछ महसूस न करना था। ओह, वो बस सब कुछ सुन करना चाहता था। हाँ, और जब आप दर्द को महसूस करना बंद कर देते हैं तो आप असल में अपने शरीर के अलार्म सिस्टम के तार काट रहे होते हैं।
ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का, अलार्म सिस्टम बंद करना। क्योंकि दर्द हमें बचाता है, ये बताता है कि कब रुकना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक इमोशनल शटडाउन है। वो मजबूत नहीं हो रहा था, वो सिर्फ सुन हो रहा था। और मशीनें मजबूत होते हैं क्योंकि वो कुछ महसूस नहीं करती। एग्जैक्टली। लेकिन एक इंसान के लिए महसूस ना करना कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी की शुरुआत है। तो ये सिर्फ अनुशासन नहीं था, बल्कि खुद से भागने की एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल सही कहा। नोट्स में उसकी जो दिनचर्या बताई गई है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाली है। हाँ, वो एक्सट्रीम रूटीन। सुबह 4 बजे उठना, रोज ठंडे पानी से नहाना, 3 घंटे का कठोर वर्कआउट, कोई सामाजिक जीवन नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, एक रोबोट की तरह। एग्जैक्टली। कॉलेज में किसी ने उसे कहा भी था, तू अब इंसान कम रोबोट ज्यादा लगता है। और हैरानी की बात यह है कि कबीर इस बात पर मुस्कुराया था। उसे लगा जैसे उसने कोई मेडल जीत लिया हो। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसका पूरा डिफेंस मैकेनिज्म इसी विचार पर टिका था कि अगर मैं एक मशीन बन जाऊं तो मुझे कभी चोट नहीं लगेगी। क्योंकि मशीनें टूटती नहीं है अंदर से। सही कहा। मशीनें ना तो रोती हैं, ना उन्हें बुरा लगता है, और ना ही वो किसी के छोड़कर जाने से टूटती हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का दिमाग इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया गया है। तो वो सिस्टम के खिलाफ जा रहा था। बिल्कुल। आप अपनी भावनाओं के किसी एक हिस्से को चुनिंदा तरीके से सुन्न नहीं कर सकते। अगर आप दर्द से बचने के लिए भावनाओं का स्विच ऑफ करते हैं तो उसी स्विच के साथ खुशी, प्यार और सुकून भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बाप रे, मतलब आप सिर्फ दर्द को म्यूट नहीं कर रहे, आप पूरे एक्सपीरियंस को ही म्यूट कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से। जिम का वो शोर और शारीरिक थकान उसे कुछ पल की शांति तो दे देते हैं, लेकिन जब वो अपने कमरे के सन्नाटे में शीशे के सामने खड़ा होता है तब वो थकान काम नहीं आती। वो शीशे वाला सीन बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। केस स्टडी का ये अगला हिस्सा बहुत ही गहराई में उतरता है। कबीर रात में सफेद ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी में खुद को शीशे में देख रहा है। उसके पास एक बेहतरीन शरीर है, एक सख्त चेहरा है। उसने बाहरी तौर पर वो सब कुछ पा लिया है जो वो बनना चाहता था। राइट। लेकिन जब वो उस शीशे को छूता है तो खुद से बस एक सवाल पूछता है। वो कहता है, अगर मैं इतना मजबूत बन गया हूं तो खुश क्यों नहीं हूं? और उस कमरे का सन्नाटा ही उसका सबसे क्रूर जवाब था। तो इसके पीछे क्या साइंस है? वो खुश क्यों नहीं था? मनोविज्ञान की भाषा में इसे एनहेडोनिया कहा जाता है। एनहेडोनिया। हाँ, ये ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर, यानी खुशी महसूस करने वाले हिस्से, काम करना लगभग बंद कर देते हैं। कबीर के नर्वस सिस्टम में कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो इतनी ज्यादा मात्रा में था कि डोपामाइन के लिए जगह ही नहीं बची थी। एग्जैक्टली। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसी खुशी देने वाली चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसने दर्द को रोकने के लिए जो कंक्रीट की दीवार खड़ी की थी, उस दीवार ने खुशी को भी बाहर ही रोक दिया। वाह, यही कारण है कि उसकी किसी भी उपलब्धि का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एकदम ब्लैंक हो चुका था। हाँ, उसने जिम में अपना सबसे भारी वजन उठाया, अपना नया पर्सनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह खाली था। एक सन्नाटा था उसके अंदर। और ये घुटन तब अपने चरम पे पहुंचती है जब वो एक रात छत पर बैठा होता है। ठंडी हवा चल रही है, शहर की बत्तियां जल रही हैं, और वो खुद से एक बहुत भयानक बात स्वीकार करता है। वो क्या? वो कहता है, मैं लोगों से नहीं भाग रहा, मैं खुद से भाग रहा हूं। ये एहसास उस पूरे भ्रम के टूटने की शुरुआत है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम दुनिया से खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में इंसान अपने ही दिमाग से, अपनी पुरानी यादों से भाग रहा होता है। वो अपने पास्ट से भाग रहा था। हाँ, कबीर का वो पुराना स्वरूप जो शायद कभी हंसता था, जो संवेदनशील था, जिसे बातों का बुरा लगता था, उसने उस हिस्से को इतनी गहराई में दफन कर दिया था कि उसे खुद ही डर लगने लगा था कि कहीं वो हिस्सा वापस ना आ जाए। लेकिन एक इंसान कब तक खुद से भाग सकता है? ज्यादा देर तक नहीं। वही तो। दुनिया की हर चुनौती से लड़ा जा सकता है, हर इंसान से बचा जा सकता है, लेकिन जब आप अकेले अंधेरे में होते हैं तो आपके अपने विचार ही आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इस मानसिक अवस्था को बनाए रखना बहुत थका देने वाला काम है। दिमाग लगातार एक युद्ध लड़ रहा है खुद को ही सुन रखने के लिए। और ऐसे में एक छोटी सी दरार भी उस पूरे ढांचे को गिराने के लिए काफी होती है ना? हाँ, एक छोटा सा ट्रिगर सब कुछ बिखेर सकता है। और वो दरार एक ऐसी जगह से आती है जिसकी कबीर ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो बारिश वाला दिन। एग्जैक्टली। अगले दिन वो सड़क पर जा रहा था, बारिश हो रही थी, तभी उसकी नज़र किनारे खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं, वो बारिश में पूरी तरह भीग रहा है। और उसके हाथ में वो पुराना फुटबॉल है। हाँ, एक पुराना खराब सा फुटबॉल। बाहर से देखने पर उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं,
लेकिन उस बच्चे के पास वो एक चीज थी जो कबीर ने खो दी थी। वो असली मुस्कान। बिल्कुल, वो बच्चा उस बारिश में भीगते हुए भी पूरी सच्चाई के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी में कोई दिखावा या बचाव नहीं था। और यही वो विरोधाभास था जिसने कबीर को अंदर तक हिला दिया। कबीर के पास ताकत थी, अनुशासन था, नियंत्रण था, लोग उसकी इज्जत करते थे, पर वो सुकून नहीं था। उसके पास वो असली मुस्कान नहीं थी। उस बच्चे को देखकर कबीर को पहली बार अपनी असलियत का सामना करना पड़ा। उसे महसूस हुआ कि वो कितना गरीब है भावनात्मक रूप से। और उस रात जो हुआ वो किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। हाँ, क्लिनिकल नोट्स में इस घटना को एक कैथार्सिस के रूप में दर्ज किया गया है। कैथार्सिस मतलब एक गहरा भावनात्मक विस्फोट। जब कबीर घर वापस आता है और सारी बत्तियां बुझाकर अंधेरे में बैठता है तो असल में अपने उस रक्षा तंत्र को छोड़ रहा होता है। उसने अपना फोन किनारे रख दिया, कोई संगीत नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, और फिर कई महीनों बाद पहली बार वो रो पड़ता है। वो एक ब्रेकडाउन था। हाँ, बिना किसी नियंत्रण के, बस लगातार बहते हुए आंसू। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है। पूछे। इतने महीनों की तपस्या, इतना कड़ा अनुशासन, क्या अंधेरे कमरे में इस तरह टूट जाना उसकी हार नहीं थी? मतलब क्या वो वापस वहीं नहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी? देखिए, अगर हम इसे सामाजिक नजरिए से देखें तो ये कमजोरी लग सकती है, लेकिन न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जीत कैसे? वो तो टूट गया था। वो आंसू उसकी हार नहीं, बल्कि उस बांध का टूटना था जिसने उसे अंदर से सड़ा दिया था। जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो शरीर को लगातार एक तनाव की स्थिति में रहना पड़ता है। वो फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। एग्जैक्टली। उस रात जब कबीर रोया तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आराम और रिकवरी का जो तंत्र होता है वो पहली बार सक्रिय हुआ। ओ, मतलब उसकी बॉडी फाइनली रिलैक्स कर रही थी। हाँ, उसका दिमाग अब कह रहा था कि अब तुम्हें हर समय लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो। दर्द को स्वीकार करना ही इंसान बनने की ओर उठाया गया पहला कदम है। वाह, ये स्वीकारोक्ति उसे सच में एक नई दिशा में ले जाती है। अगली सुबह का जो वर्णन है नोट्स में, वो बहुत ही शांत और ठहरा हुआ है। वो किचन वाला इंसिडेंट? हाँ। कबीर किचन में अपनी माँ के साथ बैठा है। वो थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुराना सख्त मुखौटा नहीं है। मुखौटा उतर चुका था। राइट। उसकी माँ जब पूछती है कि सब ठीक है, तो इस बार वो कोई झूठा जवाब नहीं देता। वो बस कहता है, मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता कहना मनोविज्ञान में बहुत ताकतवर माना जाता है। सच में? ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि इंसान ने अब हर चीज को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दी है। वो अनिश्चितता को यानी अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर रहा है। ये बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग होगी। बिल्कुल। और यहीं पर उसकी माँ की वो बात आती है जो इस पूरी केस स्टडी का और हमारी चर्चा का सार है। हाँ, माँ कहती है, मजबूत बनने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन इतना पत्थर मत बन जाना कि प्यार महसूस करना भूल जाओ। ये लाइन बहुत गहरी है। बहुत ज्यादा। ये बात सीधे जाकर उस घाव पर लगती है जिसे कबीर इतने सालों से नजरअंदाज कर रहा था। माँ ने यहाँ उसके अनुशासन को गलत नहीं कहा, उन्होंने बस उसकी दिशा को सुधारा। उन्होंने उसे डिफरेंस समझाया। हाँ। उन्होंने उसे समझाया कि मजबूती और कठोरता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कठोर चीज टूट जाती है, लेकिन जो चीज मजबूत होती है वो लचीली भी होती है। एक तरह से ये ऐसा है जैसे किसी ने अपने घर को बाहरी तूफानों से बचाने के लिए चारों तरफ से ईंट और पत्थर की बहुत मजबूत दीवारें तो खड़ी कर दी, लेकिन उसमें एक भी खिड़की नहीं छोड़ी। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और उस बंद कमरे में इंसान सुरक्षित तो रहता है, बाहरी तूफान से बच तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने लगता है। एग्जैक्टली। धीरे धीरे ताजी हवा की कमी और घुटन से वो अंदर ही अंदर मरने लगता है। ठीक यही कबीर के साथ हो रहा था। और माँ की उस बात ने कबीर को अपनी उस लोहे की दीवार में खिड़की खोलने का हौसला दिया। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि खिड़की खोलने का मतलब ये नहीं था कि उसने दीवारें गिरा दी। कबीर ने जिम जाना नहीं छोड़ा, उसने अपना रूटीन नहीं छोड़ा। हाँ, उसने अपना अनुशासन या अपनी दिनचर्या खत्म नहीं की, लेकिन उसने अपना नजरिया पूरी तरह से बदल लिया। अब वो खुद को बेहतर इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि वो खुद से नफरत करता था या खुद को सजा देना चाहता था। अब वजह बदल गई थी। राइट। अब वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद का सम्मान करता था। सेल्फ पनिशमेंट यानी खुद को सजा देना और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, इन दोनों के बीच का ये बदलाव ही असली रिकवरी है। मोटिवेशन ही शिफ्ट हो गया। हाँ, जब आप खुद को सजा देने के लिए अनुशासित होते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन जब अनुशासन आत्मसम्मान से आता है तो उसमें एक करुणा होती है, एक ठहराव होता है।
और फिर कबीर ने संतुलन ढूंढना शुरू किया। वो सूर्यास्त देखने लगा, बिना हेडफोन के बाहर टहलने लगा। उसने फिर से मुस्कुराना सीखा। उसने वापस जीना सीखा। बिल्कुल। उसकी आंखों में जो वो खाली और खौफनाक अंधेरा था, वो अब एक गहरी शांति में बदल गया था। क्लिनिकल नोट्स के अंत में कबीर की डायरी की एक लाइन का जिक्र है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो लाइन क्या थी? उसने लिखा था, दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, लेकिन इंसान बने रहना मैंने खुद सीखा। ये पंक्ति एकदम स्पष्ट करती है कि सच्ची ताकत दर्द से भागने में या सुन्न हो जाने में नहीं है। तो सच्ची ताकत है क्या? दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं है जो दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि सबसे मजबूत इंसान वो है जो दर्द से गुजरता है, उसे पूरी तरह महसूस करता है, टूटता है और फिर भी अपनी इंसानियत और अपनी भावनाओं को मरने नहीं देता। वाह! तो अगर हम इन सारे रिसर्च और इस पूरी केस स्टडी को एक साथ जोड़कर देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बाहरी शारीरिक मजबूती कभी भी अंदर के खालीपन को नहीं भर सकती। कभी नहीं। अनुशासन जीवन को बेहतर बनाने का एक औजार है। उसे खुद को दी जाने वाली सजा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आज के हसल कल्चर में जहाँ हर कोई बिना रुके बिना थके बस भागते रहना चाहता है, हमें ये याद रखना होगा कि भावनाएं कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वही हमें जिंदा रखती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को ही मार देंगे तो फिर हम ये सारी मेहनत, ये सारी सफलता हासिल किसके लिए कर रहे हैं? वही तो, एंजॉय करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं अंदर। एग्जैक्टली। अगर खुशी महसूस करने वाला हिस्सा ही दिमाग में सुन्न हो चुका है तो कोई भी उपलब्धि आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। तो अक्सर जब हम खुद को बहुत सख्त अनुशासन में बांधते हैं या अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ काम में खो जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए, एक पॉज लेना चाहिए। हाँ, और खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम वाकई खुद को मजबूत बना रहे हैं या जाने अनजाने में खुद को ही किसी गहरे अंधेरे कमरे में कैद कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि याद रखिए, गाड़ी का इंजन बाहर से कितनी भी तेज रफ्तार क्यों न दे रहा हो, अगर अंदर से वो सिर्फ जल रहा है तो सफर बहुत लंबा नहीं होगा। अपने मानसिक इंजन को ठंडा होने का, भावनाओं को महसूस करने का मौका देना भी उस सफर का ही हिस्सा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं रोकते हैं। खुद को मजबूत जरूर बनाइए, लेकिन अपनी इंसानियत की कीमत पर नहीं।